गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है यूथ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट निकाली है ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ 2022। अब इसके अंदर कुछ हाइलाइट्स दी गई हैं। तो ग्लोबल लेवल पर भी बताया गया है कि एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन क्या चल रही है, और इंडिया के लेवल पर भी बताया गया है। तो ऑफकोर्स ये टॉपिक आपके इकोनॉमी सेक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सोशल इश्यूज़ के लिए, GS1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अब इसमें देखते हैं रिपोर्ट में क्या कहा गया है। तो इसमें कहा गया है कि कोविड की वजह से जो है आपके 15 से 24 साल के बीच के जो आपके वर्कर्स हैं, उनकी जो है प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। उनके लिए एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन जो है वो ख़राब हुई है। तो लगभग डेटा दिया गया है कि अनएम्प्लॉयड जो यूथ है, उनकी जो पॉपुलेशन है वो लगभग 73 मिलियन पहुंच चुकी है 2022 में। बट ये स्टिल बेटर है एज़ कम्पेयर टू 2021, जब ये आपका आंकड़ा था, ये 75 मिलियन था। अब जेंडर गैप भी इसमें दिखाया गया है कि यंग वीमेन जो हैं वो वर्स ऑफ हैं देन यंग मैन इन फाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। तो अब 2022 में 27.4% जो है यंग वीमेन ग्लोबली जो है उनको वो एम्प्लॉयड थी, एज़ कम्पेयर टू 40.3% यंग मैन। तो इसका मतलब हुआ कि लगभग 1.5 गुना ज़्यादा चांस है एक मैन के एम्प्लॉय होने के एज़ कम्पेयर टू अ वुमेन। अब रीजनल डिफरेंसेस भी दिखाए गए हैं। जो हाई इनकम कंट्रीज़ हैं वहाँ पर लगभग 2019 के हिसाब के आसपास का जो है अनएम्प्लॉयमेंट लेवल आ चुका है, बाय द एंड ऑफ टू आ जाएगा बाय द एंड ऑफ 2022। लेकिन जो बाकी कंट्रीज़ हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर अभी भी इवन आफ्टर 2022 के एंड तक भी जो है वो प्री क्राइसिस लेवल का जो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल है उससे वो 1% पॉइंट ज़्यादा ही रहेगा। फिर ग्रीन एंड ब्लू फ्यूचर के बारे में बताया गया है कि आने वाले टाइम में 8.4 मिलियन जॉब जो हैं वो 2030 तक जो है आपके ग्रीन एंड ब्लू इन्वेस्टमेंट से आ सकती हैं, है ना। तो अब इसमें बताया गया कि इस सेक्टर को हमको प्रमोट करने की ज़रूरत है। ऐसे ही अगर हम यूनिवर्सल ब्रॉडबैंड कवरेज 2030 तक कर दें तो उससे हमारी 24 मिलियन न्यू जॉब्स क्रिएट होंगी वर्ल्ड वाइड। और अगर कहा गया कि अगर हम केयर सेक्टर्स, जो हेल्थ केयर एज इस सेक्टर्स में अगर इन्वेस्टमेंट्स करें तो 17.9 मिलियन मोर जॉब्स जो हैं वो यंग पीपल के लिए 2030 तक जो है वो तैयार हो जाएंगी। अब इंडिया के कंटेक्स्ट में भी जो है वो कुछ यहाँ पर आंकड़े रखे गए हैं। तो इसमें कहा गया कि जैसे यूथ एम्प्लॉयमेंट पार्टिसिपेशन रेट जो है वो डिक्लाइन हुआ है पहले 9 मंथ्स में 2021 में, अगर हम 2020 से कंपेयर करें तो। फिर सिचुएशन जो है वो वेरी यंग पीपल के लिए जो है सिवियर है, जो कि खासकर 15 से 20 साल के एज के हैं। फिर स्कूल क्लोजर्स के टाइम पर बताया गया कि 24 करोड़ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में से 8% जो है स्कूल चिल्ड्रन थे रूरल एरियाज़ में जिनको एजुकेशन का एक्सेस मिला, और 23% अर्बन एरियाज़ में चिल्ड्रन थे जिनको एडिक्वेट एक्सेस टू ऑनलाइन एजुकेशन मिला। बाकी जो हैं चिल्ड्रन, उनको एजुकेशन का एक्सेस नहीं मिल पाया। फिर बहुत ही कम फीमेल लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन जो है वो दिखाई गई है इंडिया में। और डोमेस्टिक वर्क को इवन कहा गया कि वो हाईली इनफॉर्मल सेक्टर है, और वेजीज इंडिया में उसकी बहुत कम है। तो हम देखते हैं कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या है, किसने ये ग्लोबल वेज रिपोर्ट जिन्होंने दी है, तो उनके बारे में देखते हैं कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। 1919 में इनको बनाया गया था, ट्रीटी ऑफ वर्साई। अब ये लिखने में वर्सेल्स होता है, बट ये फ्रेंच वर्ड है, तो वर्से इसको कहते हैं हम। तो ट्रीटी ऑफ वर्साई आपको याद होगा ना, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ट्रीटी ऑफ वर्साई साइन हुई थी। तो ट्रीटी ऑफ वर्साई से जो है उससे आपका लीग ऑफ नेशंस भी बना था, और उससे ही आपका ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी बना था, जो कि ऑफ कोर्स आपका लीग ऑफ नेशन के साथ भी एसोसिएटेड था। ठीक है। अब जो है ये अकेली ऐसी एजेंसी है जो अभी भी आपके लीग ऑफ नेशंस का जो पार्ट है वो लीग ऑफ नेशंस के से आगे बढ़कर जो है ये आपकी यूनाइटेड नेशंस का पार्ट बनी है। तो ऐसी एजेंसी है ये जिसमें गवर्नमेंट्स, एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स इकट्ठे मिलकर काम करते हैं, और 187 मेंबर स्टेट्स में ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। तो ये वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक और ग्लोबल वेज रिपोर्ट, ये दोनों रिपोर्ट्स को पब्लिश भी करती है। तो ऑफ कोर्स ये ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2022 जो आई है, इसको हमने भी डिस्कस किया है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडियाज़ क्रिप्टो मार्केट। तो ये इकोनॉमी सेक्शन के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो यूएन की ट्रेड एंड डेवलपमेंट बॉडी UNCTAD जो है, उन्होंने बोला है कि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन के 7% जो लोग हैं वो किसी ना किसी फॉर्म ऑफ डिजिटल करेंसी को जो है वो ओन करते हैं। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर आप इसको देखो तो लगभग 10 करोड़ के लोग आसपास जो लोग हैं वो क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है। अब ये डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं हमारे वर्ल्ड में,
तो टॉप 20 इकोनॉमीज जिन्होंने क्रिप्टो एसेट्स होल्ड किया उसमें से 15 जो हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है। अब ये एक बहुत बड़ा इशू हमारे लिए बन सकता है क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज अनस्टेबल फाइनेंशियल एसेट है, बहुत ज़्यादा सोशल रिस्क और इसके कॉस्ट हो सकते हैं, प्राइवेट रिस्क भी इवन जो है वो इंडिविजुअल्स के लिए क्रिप्टो होल्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। और अगर इसमें सेंट्रल बैंक इन्वॉल्व हो जाता है आपके इस प्रॉब्लम इस इन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लाने के लिए, तो ये प्रॉब्लम एक पब्लिक लेवल पर बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। तो इसके लिए ही जो है उन्होंने बोला है कि जो है क्रिप्टो करेंसी जो है रेमिटेंसेस जो है वो आपकी फैसिलिटेट करवा रहा है, टैक्स इवेजन में लोगों को हेल्प कर रहा है, इलिसिट मनी ट्रांसफ़र में जो है हेल्प कर रहा है, इफेक्टिवनेस ऑफ कैपिटल कंट्रोल को एक तरह से ये रोक रहा है। तो इसके लिए ही जो है कुछ सजेशंस दिए गए हैं कि कैसे इसको हम रोक सकते हैं, कैसे हम क्रिप्टो करेंसी के स्प्रेड को कैसे रोका जा सकता है। तो इसमें पहले तो कहा गया कि एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल रेगुलेशन आना चाहिए ताकि क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट किया जा सके। फिर उन्होंने बोला कि जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि क्रिप्टो करेंसीज होल्ड करके बैठे हैं उनको भी बैन करना चाहिए और उनको कहा जाना चाहिए कि आप क्रिप्टो करेंसीज असेट्स नहीं होल्ड करोगे। फिर एडवर्टीजमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट करो ताकि क्रिप्टो करेंसीज प्रमोट ना हो मार्केट में। फिर एक सेफ, रिलायबल और अफोर्डेबल पब्लिक पेमेंट सिस्टम करो, क्योंकि लोग मोस्टली क्रिप्टो करेंसी की तरफ क्यों मूव हो रहे हैं, क्योंकि जो आपका पेमेंट सिस्टम जो खासकर ऑफ कोर्स इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में तो बहुत ही डेवलप्ड पेमेंट सिस्टम्स हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है आपका पेमेंट सिस्टम, बहुत एक्सपेंसिव भी होता है। तो वहाँ पर ये क्रिप्टो करेंसीज का यूज़ इसलिए ज़्यादा आ जाता है क्योंकि वहाँ पर पेमेंट सिस्टम जो है कॉम्प्लेक्स वहाँ के कंट्रीज़ ने बनाया हुआ है, तो उसको एक तरह से सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। फिर ग्लोबल टैक्स कोऑर्डिनेशन लेके आओ ताकि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर टैक्स लगाया जा सके, ताकि उसको हम एट पार ऑफ द लोकल करेंसी लेके आ सकें। फिर रीडिज़ाइन करो कैपिटल कंट्रोल्स ताकि डिसेंट्रलाइज, बॉर्डरलेस और सूडोनोमस फीचर्स जो हैं क्रिप्टो करेंसी के उसको एक तरह से रोका जा सके, ठीक है। सो अब यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD है क्या? ऑफ कोर्स ये आपकी एक परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इसको 1964 में बनाया था। ट्रेड इश्यूज, इन्वेस्टमेंट और अदर मैटर्स से ये डील करती है। जिनीवा में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कमर्स। तो ये आपका टॉपिक ऑफ कोर्स इकोनॉमी सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूएस की सबसे बड़ी फर्म्स में से एक फर्म माइक्रोसॉफ्ट ने डिसाइड किया है कि वो भी इंडिया के ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कमर्स को ज्वाइन करेंगे, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैक प्रोजेक्ट है। तो ये ONDC है क्या? आपको हमने कई बार डिस्कस भी किया है इसके बारे में कि ONDC एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगी जो कि लोकल डिजिटल कॉमर्स स्टोर्स को जो है वो अक्रॉस इंडस्ट्रीज एक जगह लाकर जो है वो इकट्ठा कर दे, एक जगह लाकर जो है वो एग्रीगेट करने की कोशिश करेगी। ऑफ कोर्स नॉट एन एग्रीगेटर, बट होगा क्या कि समझ लो, हम आपको एग्जांपल से समझाते हैं कि अमेज़ॉन पर एक सेलर ने अपने आप को रजिस्टर किया, लेकिन ये अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट ये सब जो है इस ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कमर्स से कनेक्टेड होंगे। तो चाहे आप एक अमेज़ॉन के ऊपर एक सेलर हो, लेकिन जब मैं फ्लिपकार्ट पर, आप समझ लो मैं कुछ सर्च करूँगा कि मुझे एक समझ लो मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है, तो मैं फ्लिपकार्ट पर जब सर्च करूँगा कि ये सो एंड सो कंपनी का मुझे मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है, तो अगर फ्लिपकार्ट के पास वो अवेलेबल नहीं होगा तो नीचे वो दिखाएगा कि अमेज़ॉन पर जो है ये आपका ये सेलर बेच रहा है और आप वहाँ से ख़रीद सकते हो, और सारी ट्रांजैक्शन जो है ऑफ कोर्स फ्लिपकार्ट के थ्रू हो सकेगी। लेकिन ये क्यों हो सकेगा, ये सिर्फ कब हो सकेगा जब जो है ये डिजिटल कमर्स का जो नेटवर्क है ये ओपन सोर्स होगा। तो इसको एक तरह से ओपन सोर्स बनाने का जो है ये एक तरह से एक प्रयास है, और इसमें डिजिटल कमर्स एप्लीकेशंस जो है वो वॉलंटरीली अपने आप को रजिस्टर कर सकेंगी। जैसे अभी माइक्रोसॉफ्ट ने अपने आप को वॉलंटरीली रजिस्टर करने को कहा है, ऐसे ही आने वाले टाइम में ऑफ कोर्स अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या इवन जो हमारी डोमेस्टिक कंपनीज जियो मार्ट ये सब भी अपने आप को आने को कह सकते हैं। अब ये तो हम सिर्फ ई कॉमर्स साइट तक हम सीमित रख रहे हैं सोच को, लेकिन ये गवर्नमेंट सोच रही है कि इसको जैसे UPI सक्सेसफुल हुआ है वैसे ही इसको सिर्फ रिटेल सेक्टर से निकालते हुए होलसेल, मोबिलिटी, फूड डिलीवरी, अब सोचो जोमेटो, स्विगी, ये सब भी अगर हम इसके साथ जो है वो लिंक कर देंगे तो जो है एक तरह से फेयर डील आ जाएगी। जितने भी सेलर्स हैं, अभी क्या होता है, अमेज़ॉन अपने सेलर्स को प्रेफरेंस देता है, फ्लिपकार्ट अपने सेलर्स को प्रेफरेंस देता है। जब ये जो सेलर्स की या बायर्स तो नहीं, सेलर्स की जो आपकी रजिस्ट्रेशन या फिर जो जो उनकी मैकेनिज़्म है
जब वो एक ही नेटवर्क पर आ जाएगा तो कोई भी जो है फेयरनेस पे क्वेश्चन नहीं हो सकेगा। तो इसको करंट स्टेटस इसका ये है कि अभी ये दिल्ली, एनसीआर, बेंगलुरु, भोपाल, शिलोंग और कोयम्बटूर में इसको एक तरह से पायलट प्रोजेक्ट की तरह चलाया जा रहा है। मेन मोटिव ये है कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट की डुओपोली को तोड़ना है। ठीक है, इससे होगा क्या, बेनिफिट्स क्या हैं? स्टैंडर्डाइज हो जाएंगे ऑपरेशंस, कैटलॉगिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ऑर्डर फुलफिलमेंट, ये सब जो है स्टैंडर्डाइज हो जाएंगे ऑपरेशंस, क्योंकि जो है ओपन नेटवर्क से सारे कनेक्टेड हैं। जैसे आपका अभी यूपीआई है, चाहे आप अमेजोन पे यूज़ करो, चाहे आप व्हाट्सएप पे यूज़ करो, चाहे आप गूगल पे यूज़ करो, चाहे आप फ़ोन पे यूज़ करो, सब का जो है वो पीछे जो एक्चुअल सर्वर या जो सारा हैंडलिंग हो रही है वो आपके यूपीआई से हो रही है। ठीक है, वो तो सिर्फ फ्रंट्स हैं आपके, जो ये आपके जो पेमेंट मैकेनिज्म्स। तो इसका जो है बेनिफिट ये होगा कि डेटा भी इंडिया में सेव रहेगा और कोई अनड्यू प्रेफरेंस या अनड्यू एडवांटेज किसी भी सेलर को या किसी भी प्लेटफॉर्म को नहीं मिल पाएगी। लेकिन प्रॉब्लम इसमें यही है, जब आप देख रहे हो कि अमेजोन या फ्लिपकार्ट का बिजनेस ही इसी पे चलता है कि वो अपने सेलर्स को प्रेफरेंस देते हैं, तो उनको जो है वो प्रॉफिट, वो मार्जिन उनका बढ़ता है, तो वो क्यों इसके ऊपर अपने आप को रजिस्टर करने आएंगे? ऑफ कोर्स इसका सोल्यूशन ये होगा कि धीरे धीरे जब गवर्नमेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेलर्स इसके ऊपर लाना शुरू करेगी, तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट को भी ये दिखना लगेगा कि हमें भी इससे फ़ायदा मिल सकता है, तभी वो है इसको ल्यूक्रेटिव समझ कर ही जो है वो अपने आप को इस पर ऑन बोर्ड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बटरफ्लाई माइंस। तो ये आपका टॉपिक सिक्योरिटी सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूके की डिफेंस मिनिस्ट्री जो है उन्होंने एक इंटेलिजेंस असेसमेंट से बताया है कि रशिया जो है वो यूक्रेन में PFM-1 सीरीज ऑफ बटरफ्लाई माइंस को यूज़ कर रहा है। तो अब ये एक तरह से एंटी पर्सोनल माइंस होती हैं, लैंड माइंस होती हैं, और इनको बटरफ्लाई माइंस या फिर ग्रीन पैरेट्स कहते हैं, क्योंकि उनका शेप और कलर उसी की तरह दिखने का जैसा होता है। तो अब ये क्या होता है कि ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन मैकेनिज्म पे चलती हैं। आपने किसी जगह पर ये लैंड माइन लगाई, इसको आपने एक्टिवेट कर दिया, और ये 1 से 40 घंटे के बीच में आप कभी भी टाइम रख सकते हो और ये फट जाएंगे और जो है आपके एनिमी कंट्री को जो है वो नुकसान पहुंचाएंगी। अब इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि ये दिखने में बड़ी अट्रैक्टिव होती हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें लगता है कि कोई कलर टॉय पड़ा है, क्योंकि ये बटरफ्लाई माइन आपकी ऐसे बिल्कुल टॉय की तरह दिखने जैसी होती है। बच्चे जाके जो है इसको वो टच कर सकते हैं, बहुत सेंसिटिव टू टच होती है ऑलरेडी, और ये उससे क्या होता है, ब्लास्ट हो जाता है। जब ये ब्लास्ट हो जाता है तो ऑफकोर्स इससे डेथ भी हो सकती है, इंजरीज भी हो सकती हैं, और जो है मोस्टली बच्चों के केस में तो ऑफकोर्स डेथ भी हो सकती है, लेकिन एक इंडिविजुअल या एक एडल्ट के केस में मोस्टली जो है वुंड्स या फिर जो है इंजरीज ही सिवियर फॉर्म की हो जाती हैं। अब इनको डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट ये इसलिए होती हैं क्योंकि इसमें कोई भी मेटल का यूज़ नहीं किया जाता, ये प्लास्टिक से बनाई जाती हैं ये माइंस, और इसलिए ये मेटल डिटेक्टर्स को भी इवेड कर देती हैं। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नीपम, दैट इज़ नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन। तो ये आपका टॉपिक ऑफ कोर्स इकोनॉमी सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नीपम जो है आपका मिशन, जिसमें 1 मिलियन स्टूडेंट्स को IP अवेयरनेस की ट्रेनिंग देनी थी, बेसिक ट्रेनिंग देनी थी, उसने अपना मिशन जो है वो 15 अगस्त की बजाय 31 जुलाई को ही कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो मतलब जनरली हमारे यहाँ पर ये ट्रेंड नहीं है कि गवर्नमेंट के जो भी प्रोग्राम्स होते हैं या गवर्नमेंट की स्कीम्स या मिशंस होते हैं वो समय से पहले अचीव कर लिए जाएं, बट देखो ये पहली बार, मतलब नॉट पहली बार, बट ये एक ऐसे एडिशन है कि हमने 15 अगस्त का जो टारगेट था उससे पहले ही हमने 31 जुलाई को ये टारगेट अचीव कर लिया है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है IP अवेयरनेस जनरेट करने का जो है ये प्रोग्राम था। इसमें 8 दिसंबर से लेके 31 जुलाई तक का ये प्रोग्राम चला है, और जो है इसमें 10,05,272 चिल्ड्रन को जो है वो ट्रेनिंग दी गई है IP अवेयरनेस के बारे में। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कवर किए गए हैं 3,662, और 28 स्टेट्स में और 7 यूनियन टेरिटरीज में ये इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया गया है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स in English. So the first topic is youth employment in India. So this topic is important for your economy section. And recently, the International Labour Organization has released this Global Employment Trends for Youth 2022 report, and this report has highlighted how the COVID-19 pandemic has impacted the employment scenario in the world, as well as in India also. So country-specific observations have also been made. But let us first see what has been said about the world at a larger picture. So this pandemic has, of course, exacerbated the numerous labor market challenges which are being faced by the working people who are between the age of 15 and 24 years.
So the unemployment level, or the unemployed youth has reached to 73 million level in 2022, but it is still an improvement over the past figure, which was 75 million, that is in 2021. Even the global gender gap has been increasing because the young women are worse off than young men at this moment. 27.4% of young women globally not are in employment, as compared to 40.3% of young men. So it basically means that a young man is almost 1.5 times more likely to get employment as compared to a young woman. And there are also regional differences. It is being said that by the end of 2022, the high income countries will achieve the youth unemployment rate, which was closer to the 2019 level, that is pre pandemic level. But in other countries, like in developing countries, the rates are projected to remain more than 1 percentage point above their pre crisis value. And it is also being said that an additional 8.4 million jobs could be created for the young people by 2030 if we go for green and blue investments, that is clean and renewable energy investment, sustainable agriculture, recycling, waste management. So if we make investments in these areas, we can create 8.4 million enough job or extra jobs. Similarly, if we achieve universal broadband coverage by 2030, then we would be able to create almost 24 million new jobs worldwide. If we go for investments in care sectors, then about 17.9 million more jobs could be created for the young people by 2030. And what are the observations with respect to India? So it has said that youth employment participation rate has declined by 0.9 percentage points over the first 9 months of 2021, and it has this situation has gone severe for very young people who are aged between 15 to 20 years. So it has also said that during the COVID-19 induced school closures, 24 crore school going children were affected, out of which 8% of the children in rural areas and 23% of the children in urban areas were having adequate access to online education. Rest of the school children were having little or no access to online education. So of course it is presenting a very grim scenario for us. And it is also saying that India has a very low youth female labor market participation, and Indian young women have experienced larger relative employment losses than young men in 2021 and 2022. Even the problem here is that the domestic work is also a highly informal sector in India, and wages are extremely low. And even the young women and girls are vulnerable to abuse in this case. So, what is this International Labour Organization which has presented this report? So, of course, it is a specialized agency of the United Nations created in 1919 as part of the Treaty of Versailles. So, it was, of course, a part of the League of Nations earlier, and it was transferred to United Nations after the establishment of the body in 1945. So, it sets labor standards, develop policies, and even devise programs for the promotion of decent work for all women and men. It is currently the only tripartite agency which involves governments, employers, and workers of 187 member states. It is a part of the Economic and Social Council of the United Nations, and it also publishes World Employment and Social Outlook and Global Wage Report. So the next topic is India's crypto market. Of course, this topic is also important for your economy section. So as per the UNCTAD, 7% of India's population owns digital currency, which means that about 10 crore people in India are trading in cryptocurrencies. So this is a very big threat to our financial stability and even economic stability. So it is also present. This report is saying that developing countries account for 15 of the top 20 economies. If we see it in terms of the share of population which currently owns cryptocurrencies, this number has exponentially increased during the COVID-19 crisis. And the report is saying that it is an unstable financial asset, so it also brings very significant social risks and costs. Also, at the individual level, there are very high private risks in holding cryptocurrency. If the central bank steps in to maintain
or protect financial stability, then this problem would become a public one. It could even replace domestic currencies unofficially, and it could jeopardize the monetary sovereignty of the countries once it replaces the domestic currencies. And it has started to facilitate remittances. People are using it for tax evasion and avoidance through illicit flows. It is also curbing the effectiveness of our capital controls that our governments utilize for macroeconomic stability. So, what are the suggestions which have been given? So, it is saying that these countries, the sovereign states, must go for comprehensive financial regulation of cryptocurrencies, and they should ban those regulated financial institutions which are holding cryptocurrencies or offering such products online to the clients. It is also saying that we should try to restrict advertisements related to cryptocurrencies. A safe, reliable, and affordable public payment system must be adapted to suit the digital era. Of course, you know that, of course, it is not the problem in India, but in several other countries, even the most developed countries like US, Canada, etc., their payment system is still not as developed or as easy or as affordable as India or even China. Okay, so it is also saying that we should go for global tax coordination so that sovereign states can coordinate regarding the cryptocurrency tax treatments. We should also redesign our capital controls so that we can take care of the decentralized, borderless, and pseudonymous features of the cryptocurrencies. So, what is United Nations Conference for Trade and Development? Of course, it's a permanent intergovernmental body, and it has been established by the United Nations General Assembly in 1964. It deals with trade issues, investments, and other matters, and it is headquartered in Geneva, that is in Switzerland. So the next topic is open network for digital commerce. So this US firm, Microsoft, the first big tech company, has recently decided to join Government of India backed project called Open Network for Digital Commerce. So this topic is important for your economy section, of course. So what is this ONDC? So ONDC is a not-for-profit organization, and it enables local digital commerce stores across industries to be discovered and engaged by any network-enabled application. So once this Amazon, Flipkart, or even at the, if we say at the food delivery platform, Zomato, Swiggy, once they start onboarding themselves on this ONDC, the sellers on or these the sellers which are willing to sell their products online, they would have access to wider markets, not just limited to only the platforms which they have associated. They will have access to wider markets because these platforms or Amazon, Flipkart, etc., they would be providing them, these sellers, access to the entire market. So the aim is to, of course, enable buying of products from all participating e-commerce platforms on a single platform, because this platform would be an open source platform. And what it means? It means that a buyer which is registered on one participating e-commerce site, let's suppose Amazon, would be able to make purchases from a seller on another participating e-commerce site, let's suppose Flipkart. So the government wants to replicate the success of Unified Payments Interface, that is the UPI, in this digital uh, commerce section also. And this open network concept extends beyond the retail sector also. Government also wants to go for to go overboard and include wholesale, mobility, food delivery, etc. on this platform also. Currently, this pilot project is undergoing in Delhi NCR, Bengaluru, Bhopal, Shillong, and Coimbatore. And after it tastes the first success, it could be extended to other parts of the country, and probably at one and at some point of time to the entire country also. So the aim is, of course, to counter the current duopoly which is maintained by Amazon and Flipkart. So what will be the benefits? Of course, it will standardize operations like cataloging, inventory management, order management, order fulfillment. Currently, you could have a better experience with Flipkart and a bad one with Amazon because of their because there is no standardization. But once standardization occurs, you would have a seamless experience through all such platforms. But of course, once you know that these Amazon and Flipkart, they engage in such practices where they promote their own sellers on their platforms, why would they be willing to join this ONDC? Because that would democratize this market. But this is also a lucrative thing. Once these two big giants, once they start seeing that enough
sellers have onboarded themselves on this ONDC, they would be uh, coerced, or they would find it very lucrative to onboard themselves on this platform. So the next topic is butterfly mines. So this topic is important for your security section. So UK Ministry of Defense has said that their intelligence assessment is suggesting that Russia is using PFM-1 series of butterfly mines in Ukraine's Donetsk and Kramatorsk region. So these mines are called butterfly mines or green parrots because of their shape and color, and they even come with a self-destruction mechanism which gets activated within 1 to 40 hours. These mines are very dangerous for children because they become very attractive to children, as it looks like a colored toy, and as they are very sensitive to touch, they can set themselves off with a single touch, and they can cause injuries and even maims the handler rather than killing them. These are very difficult to detect because they are made of plastic and they can evade even the metal detectors. So the next topic is NEPM. So NEPM is also a topic for your economy section. So National Intellectual Property Awareness Mission, which was started in December 2021, has just achieved its mission on 31st July 2022 of imparting intellectual property awareness and basic training to 1 million students. And this mission was supposed to achieve this target on 15th of August 2022, but it has of course achieved this target before only. So it is part of Azadi Ka Amrit Mahotsav celebrations, and it has almost reached 10 lakh 5,272 students of 3,662 educational institutions in 28 states and 7 union territories. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.